अध्याय 9 स्थानीय प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पंचायती राज। भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सूचक है। भारत के सभी राज्यों में इसका गठन राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र से संबंधित कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्र स्तर पर पंचायती राज निकायों से संबंधित मामलों की देखरेख ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की योजना के अंतर्गत स्थानीय शासन का विषय राज्यों को दिया गया है। इस प्रकार संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में 5वीं प्रविष्टि स्थानीय शासन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 की कार्यप्रणाली की जांच करने और इन कार्यप्रणाली में सुधार लाने संबंधी उपाय सुझाने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय जी मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत की, जिसमें जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। इसे बाद में पंचायती राज कहा जाने लगा था। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। 1. 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन तीनों स्तरों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए अप्रत्यक्ष चुनावों को माध्यम बनाया जाना चाहिए। 2. ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाना चाहिए। 3. इन निकायों को नियोजन और विकास से जुड़े सभी कार्य सौंपे जाने चाहिए। 4. पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को परामर्शी, समन्वयक और पर्यवेक्षी निकाय बनाया जाना चाहिए। 5. जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। 6. इन जनतांत्रिक निकायों को आवश्यक शक्तियां और जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। 7. इनके कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए इन निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 8. इन्हें भविष्य में अधिक अधिकार दिए जाने के उपाय भी किए जाने चाहिए। पृष्ठ 9.2 समिति की ये सिफारिशें राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर ली गई थीं। परिषद ने एक अकेले अनन्य प्रतिरूप पर अड़े रहने की बजाय प्रतिरूप का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया, किंतु ये भी स्पष्ट कर दिया कि मूल सिद्धांत और व्यापक आधार पूरे देश में एक समान रहेंगे। सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली राजस्थान राज्य में कायम हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी ये प्रणाली 1959 में ही अपनाई गई। बाद में अधिकांश राज्यों ने इस प्रणाली को अपना लिया। यद्यपि अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को वर्ष 1960 के मध्य तक अपना लिया था, किंतु भिन्न भिन्न राज्यों में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की परस्पर स्थिति, उनके कार्यकाल, संरचना, कार्य तथा वित्तीय प्रबंध आदि की दृष्टि से समानता नहीं थी। उदाहरणार्थ, राजस्थान ने 3 स्तरीय प्रणाली अपनाई तो दूसरी ओर तमिलनाडु ने 2 स्तरीय और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय प्रणाली स्वीकार की। इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश प्रतिरूप में पंचायत समिति शक्तिशाली थी, क्योंकि ब्लॉक ही नियोजन और विकास कार्य से जुड़ी इकाई थी। महाराष्ट्र, गुजरात प्रतिरूप में जिला परिषद शक्तिशाली थी, क्योंकि नियोजन और विकास कार्य से जुड़ी इकाई जिला ही था। कुछ राज्यों ने छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए न्याय पंचायत भी गठित की। अध्ययन दल और समितियां वर्ष 1960 से पंचायती राज्य प्रणाली की कार्यप्रणाली के विभिन्न पक्षों की जांच के लिए कई अध्ययन दल, समितियां और कार्यदलों का गठन हुआ।
काल क्रम के अनुसार इनके और अध्यक्ष के नाम तालिका 9.1 में दर्शाए गए हैं। तालिका 9.1 पंचायती राज पर अध्ययन दल एवं समितियां। क्रम संख्या 1 वर्ष 1960 अध्ययन दल समिति का नाम पंचायत सांख्यिकी के औचित्यकरण पर समिति, अध्यक्ष B.R. राव। 2 1961 सहकारिता एवं पंचायत पर कार्यदल S.D. मिश्रा। 3 1961 पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल V. ईश्वरन। 4 1962 न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल G.R. राजगोपाल। 5 1963 पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल R.R. दिवाकर। 6 1963 पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल M. रामकृष्णैया। 7 1963 पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल K. संथानम। 8 1965 पंचायती राज चुनाव पर समिति K. संथानम। 9 1965 पंचायती राज निकायों के लेखा एवं लेखा परीक्षा पर अध्ययन दल R.K. खन्ना। 10 1966 पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर समिति, अध्यक्ष G. रामचंद्रन। 11 1969 मूलभूत भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसी और पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता पर अध्ययन दल V. रामनाथन। 12 1972 सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु गठित कार्यदल N. रामकृष्णैया। 13 1976 सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर समिति, अध्यक्ष श्रीमती दया चौबे। तालिका समाप्त। पृष्ठ 9.3 अशोक मेहता समिति। जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी थी तथा अपनी रिपोर्ट में पतनोन्मुख पंचायती राज प्रणाली के पुनरुद्धार और उसे सुदृढ़ता प्रदान करने से संबंधित 132 सिफारिशें की थीं। इनमें से प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। 1 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के स्थान पर 2 स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद तथा इसके नीचे मंडल पंचायत, जिसमें 15,000 से 20,000 की जनसंख्या वाले गांवों को शामिल किया जाए। 2 राज्य स्तर से नीचे जिले को बेहतर पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। 3 जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए तथा जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। 4 पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। 5 पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान संबंधी अनिवार्य शक्तियां होनी चाहिए ताकि ये अपने लिए वित्तीय संसाधनों को जुटा सकें। 6 जिला स्तर की एजेंसी और विधायकों की समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखा की लेखा परीक्षा नियमित रूप से सबके समक्ष की जानी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवंटित धनराशियों को इन वर्ग के लोगों के लिए ही खर्च किया गया है या नहीं। 7 राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि ये किया ही जाता है तो अधिक्रमण की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराने चाहिए। 8 न्याय पंचायतों को पंचायती निकायों से अलग रखना चाहिए तथा इन न्याय पंचायतों की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश को करनी चाहिए। 9 राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से पंचायती राज चुनावों का आयोजन कराना चाहिए। 10 विकास से जुड़े कार्य जिला परिषद को सौंप दिए जाने चाहिए तथा इन कार्यों से संबंधित कर्मचारियों को जिला परिषद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करना चाहिए। 11 पंचायती राज्य के लिए लोगों का समर्थन जुटाने में स्वयंसेवी एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 12 राज्य की मंत्रिपरिषद में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की देखरेख के लिए पंचायती राज मंत्री भी नियुक्त होना चाहिए। 13 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित होनी चाहिए। 14 संवैधानिक पहचान पंचायती राज संस्थाओं को एक स्वीकृति प्रदान करती है। ये उन्हें आवश्यक स्तर एवं कार्यों के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करती है। पृष्ठ 9.4
जनता पार्टी की सरकार के अपने कार्यकाल से पहले गिर जाने के कारण अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर केंद्र स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी थी। फिर भी अशोक मेहता समिति की कुछ सिफारिशों के आलोक में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए थे। GVK राव समिति। योजना आयोग ने वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध विषय पर GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति का मानना था कि विकास धीरे धीरे प्रक्रिया का नौकरशाहीकरण है, जिससे पंचायती राज प्रणाली के विकास में बाधा पड़ी है। प्रजातंत्रीकरण की बजाय विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाप पड़ने से पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हुई हैं तथा इनकी स्थिति बिना जड़ की घास की हो गई है। पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से इस समिति ने निम्न सिफारिशें की थीं। 1. प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में जिला परिषदों की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए। समिति का मानना था कि नियोजन और विकास से जुड़े कार्यों के लिए जिला एक उपयुक्त इकाई है तथा जिन विकास कार्यक्रमों को जिला स्तर पर किया जा सकता है, उन तमाम विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन का प्रधान निकाय जिला परिषद होना चाहिए। 2. जिला के निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की देखरेख, कार्यान्वयन और नियोजन के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। 3. राज्य स्तर के नियोजन के कुछ कार्यों को प्रभावी विकेंद्रित जिला नियोजन के लिए जिला स्तर की नियोजन इकाइयों को सौंप दिया जाना चाहिए। 4. जिला विकास आयुक्त का पद सृजित होना चाहिए, जिसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला स्तर पर विकास कार्य से जुड़े सभी विभागों का प्रभारी बनाया जाना चाहिए। 5. पंचायती राज संस्थानों के लिए नियमित चुनाव होने चाहिए। समिति ने पाया था कि एक या एक से अधिक स्तरों के लिए चुनाव 11 राज्यों में कराए जाने शेष थे। इस प्रकार समिति ने क्षेत्रीय फील्ड प्रशासन की विकेंद्रीकृत प्रणाली की अपनी योजना के अंतर्गत स्थानीय नियोजन और विकास कार्य में पंचायती राज को अग्रणी भूमिका प्रदान की। इस संदर्भ में GVK राव समिति की रिपोर्ट 1986, ब्लॉक स्तर के नियोजन से संबंधित दांतेवाला समिति की रिपोर्ट 1978 से तथा जिला स्तर के नियोजन से संबंधित हनुमंतराव समिति की रिपोर्ट 1984 से भिन्न है। दोनों समितियों ने सुझाव दिया था कि मूलभूत विकेंद्रीकृत नियोजन का कार्य जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। हनुमंतराव समिति ने मंत्री अथवा जिलाधीश के नियंत्रण में पृथक जिला नियोजन निकायों की वकालत की थी। दोनों मॉडलों में विकेंद्रीकृत नियोजन में जिलाधीश को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि समिति ने यह भी कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को भी विकेंद्रीकृत नियोजन की इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की थी कि जिलाधीश को जिला स्तर पर विकास और नियोजन से जुड़ी सभी गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार इस संदर्भ में हनुमंतराव समिति की सिफारिशें बलवंत राय मेहता समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति और अंततः GVK राव समिति की सिफारिशों से भिन्न हैं, क्योंकि इन समितियों ने जिलाधीश की विकास कार्यों से जुड़ी भूमिका में कमी लाने और विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को बड़ी भूमिका सौंपी जाने की सिफारिश की थी। पृष्ठ 9.5 LM सिंघवी समिति। राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1986 में लोकतंत्र एवं विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्जीवीकरण विषय पर एक समिति LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की थी। इस समिति ने निम्न सिफारिशें की। 1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें बनाए रखना चाहिए और इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इससे पंचायती राज संस्थाओं की पहचान और अखंडता को यथोचित और काफी हद तक बनाए रखा जा सकेगा। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि पंचायती राज निकायों के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए संविधान में प्रावधान भी किए जाने चाहिए। 2. कई ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए। 3. ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गांवों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। समिति ने ग्राम सभा के महत्व पर भी बल दिया तथा इसे प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक बताया था। 4. ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। 5. पंचायती राज संस्थानों के चुनावों
उन्हें भंग करने और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों के न्यायिक समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। संविधानीकरण। राजीव गांधी सरकार। एल.एम. सिंघवी समिति की उक्त सिफारिशों की प्रतिक्रिया स्वरूप राजीव गांधी की सरकार जुलाई 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाई ताकि पंचायती राज संस्थानों को अधिक शक्तियां और आधार प्रदान किया जा सके और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। यद्यपि लोकसभा ने इस विधेयक को अगस्त 1989 में पारित कर दिया था, किंतु राज्यसभा ने इसे अनुमोदित नहीं किया था क्योंकि विपक्ष ने उसका विरोध इस आधार पर किया कि इससे संघीय प्रणाली के केंद्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। वीपी सिंह सरकार। नवंबर 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि वो पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाएगी। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन जून 1990 में हुआ। इस सम्मेलन में नए सिरे से संविधान संशोधन विधेयक लाने के प्रस्ताव के प्रति सहमति बनी। फलस्वरूप सितंबर 1990 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, किंतु सरकार गिरने के कारण विधेयक भी रद्द हो गया। नरसिम्हा राव सरकार। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर विचार किया। इस सरकार ने प्रस्तावों में संशोधन कर विवादास्पद मुद्दों को हटा दिया। अंततः इस सरकार ने सितंबर 1991 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 1991 को और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ था। बाद में इसे 17 राज्यों की विधानसभाओं ने अनुमोदित किया और इस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति 20 अप्रैल 1993 को दी थी। इस प्रकार इस विधेयक ने संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का रूप ले लिया और 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हो गया। पृष्ठ 9.6। 73वां संशोधन अधिनियम 1992। महत्व। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ दिया गया, जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, जिसमें पंचायतों के कार्य हेतु 29 मदें हैं और अनुच्छेद 243 जी से संबंधित हैं। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया। इस अनुच्छेद में उल्लेख है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। ये अनुच्छेद राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज संस्थाएं संविधान के अधिकार क्षेत्र में आईं, अर्थात राज्य सरकारें नई पंचायती राज प्रणाली को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य हुईं। फलस्वरूप पंचायतों का गठन और नियमित अंतराल पर चुनावों का आयोजन अब राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं रहा है। इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, अनिवार्य और स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को उन राज्यों के कानून में शामिल किया जाना होगा जो नई पंचायती राज प्रणाली का गठन कर रहे हों। दूसरी ओर स्वैच्छिक प्रावधानों को कानून में राज्य के विवेकानुसार शामिल किया जाना होगा। इस प्रकार स्वैच्छिक प्रावधानों के तहत नई पंचायती राज प्रणाली अपनाते समय राज्य को ये अधिकार होगा कि वो स्थानीय तत्वों जैसे भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य तथ्यों का ध्यान रखे और उन पर विचार कर अपने विवेक से कानून में उन्हें स्थान दें। ये अधिनियम देश में सबसे निचले स्तर की जनतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि का द्योतक है। इसके फलस्वरूप प्रतिनिधिपरक जनतंत्र का स्थान भागीदारिता पर आधारित जनतंत्र ने ले लिया। ये देश में सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र निर्माण की क्रांतिकारी धारणा है। विशेषताएं। प्रावधान। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।
ग्राम सभा अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसके तहत पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांवों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। इस प्रकार ग्राम सभा गांवों का संगठन है जिसमें किसी पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा राज्य के विधान द्वारा निर्धारित गांव स्तर के सभी कार्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करती है। 3 स्तरीय प्रणाली अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली। अधिनियम में इन सभी शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। 1. पंचायत का आशय है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था, उसका नाम जो भी हो। 2. ग्राम का आशय उस ग्राम से है जिसे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया है। 3. मध्यवर्ती स्तर का आशय उस स्तर से है जिसे राज्यपाल ने सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इस प्रयोजन से गांव और जिला स्तर के मध्य निर्धारित किया हो। 4. जिला का आशय राज्य के किसी जिले से है। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा देश भर में पंचायती राज की संरचना में एक रूपता बनाए रखी गई है। ये उल्लेखनीय है कि 20 लाख से कम की आबादी वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर की पंचायत गठित नहीं कर सकता है। पृष्ठ 9.7 अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव। पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधान में निर्धारित विधि से किया जाएगा। स्थानों, सीटों का आरक्षण। अधिनियम में ये प्रावधान भी है कि पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के विधान में ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का प्रावधान भी होगा। अधिनियम में किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। इसी प्रकार प्रत्येक स्तर की पंचायतों में अध्यक्ष के कुल पदों, स्थानों की संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अधिनियम में ये प्रावधान भी किया गया है कि राज्य को किसी पंचायत में स्थानों को आरक्षित रखने या किसी स्तर की पंचायत में अध्यक्ष पद को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा। पंचायतों का कार्यकाल। अधिनियम में प्रत्येक स्तर की पंचायत के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है, तथापि कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव पंचायत के 5 वर्ष के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले अथवा पंचायत भंग होने की तिथि से 6 माह के अंदर करा लिए जाएंगे। अयोग्यता। किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने अथवा चुने जाने के अयोग्य माना जाएगा यदि 1. संबद्ध राज्य के विरोधी मंडल चुनाव के लिए उसी समय लागू किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित किया जाता है, या 2. राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य करार दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम न हो। इसके अतिरिक्त अयोग्यता संबंधी सभी विवाद निपटान हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों के सभी चुनावों के आयोजन और मतदाता सूचियों की तैयारी कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य चुनाव आयोग में निहित होगी। राज्य चुनाव आयोग में राज्य चुनाव आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। उसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। उसे उसके पद से ठीक उसी प्रकार नहीं हटाया जा सकेगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। उसकी सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई बदलाव भी नहीं किया जा सकेगा जिससे उसे राज्य चुनाव आयुक्त को कोई क्षति होती हो। पृष्ठ 9.8 शक्तियां और कार्य।
राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जा सकते हैं जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। इसके अंतर्गत पंचायतों पर उनके स्तरानुसार उन शक्तियों और जिम्मेदारियों का भार भी डाला जा सकेगा जो 1. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी के लिए आवश्यक हों। 2. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें सौंपी जा सकती हों। इन शक्तियों और जिम्मेदारियों में 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों से संबंधित शक्तियां और जिम्मेदारियां शामिल हैं। वित्त। राज्य का विधानमंडल 1. पंचायतों को करों, पथकरों और शुल्कों को लगाने, संग्रहित करने और उसे विनियोजित करने का अधिकार दे सकता है। 2. राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहित करों, शुल्कों और पथकरों को पंचायत को सौंपा जा सकता है। 3. राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान किया जा सकता है। और 4. पंचायतों की राशि को साख प्रदान करने के लिए कोष गठित करने का प्रावधान किया जा सकता है। वित्त आयोग। राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ये आयोग राज्यपाल से निम्न सिफारिशें करेगा। 1. उन सिद्धांतों के बारे में जो क. राज्य द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों और पथकरों से प्राप्त शुद्ध राशि को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण से संबंधित हों। ख. पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों के निर्धारण से संबंधित हों। ग. राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दी जाने वाली सहायता अनुदान से संबंधित हो। 2. पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी उपायों से संबंधित। 3. ऐसा कोई अन्य विषय जिसे राज्यपाल ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आयोग के सुपुर्द किया हो। राज्य के विधानमंडल ने इस आयोग की संरचना, इसके सदस्यों के लिए अपेक्षित योग्यताओं और उनके चयन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए की। राज्यपाल आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय सुझा सकेगा। ऐसा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जा सकेगा। लेखाओं की लेखा परीक्षा। राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखा खातों के रखरखाव और उनकी परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कर सकता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुप्रयोग। भारत का राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में उन अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जिन्हें वो निर्दिष्ट करता है। बाहर रखे गए राज्य एवं क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में शामिल हैं क. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। ख. मणिपुर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए जिला परिषद गठित है। ग. पश्चिम बंगाल जहां दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद गठित है। पृष्ठ 9.9। विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष तक पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी और लागू रहेंगे। अर्थात राज्यों को 24 अप्रैल 1993 के बाद 1 वर्ष की अवधि के अंदर ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली अपनानी होगी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के लागू होने से पहले विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी, बशर्ते कि उन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा भंग न किया जाए। फलस्वरूप अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज्य अधिनियमों को वर्ष 1993 और 1994 में पारित कर दिया ताकि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई प्रणाली को अपनाया जा सके। अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। ये अधिनियम पंचायतों के चुनाव संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप को रोकता है। ये घोषित करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा ऐसे चुनाव क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से जुड़े किसी भी कानून की वैधता को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किसी भी पंचायत के चुनाव पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राधिकरण के समक्ष
निर्धारित तरीके द्वारा चुनाव याचिका प्रस्तुत न की गई हो। 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली निम्न 29 प्रकार की कार्यात्मक मदें हैं। कृषि, कृषि संबंधी विस्तार सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल संभर विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़क, पुलिस, सेतु, नावें, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत वितरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पृष्ठ 9.10। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक आयोजन, मेले और बाजार, स्वास्थ्य और साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य और औषधालय, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए, कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव। अनिवार्य और ऐच्छिक उपबंध। अब हम 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 अथवा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत उल्लिखित अनिवार्य, आदेशात्मक अथवा बाध्यकारी एवं ऐच्छिक, स्वेच्छापूर्ण अथवा वैकल्पिक प्रावधानों, विशेषताओं की पृथक रूप से पहचान करेंगे। इस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान निम्न हैं। 1. एक ग्राम या ग्राम समूह में ग्राम सभा का संगठन। 2. ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना। 3. ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। 4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव। 5. पंचायतों में मतदान के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होना। 6. सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों, सदस्यों और अध्यक्ष दोनों का आरक्षण। 7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों, सदस्यों एवं अध्यक्षों दोनों का आरक्षण। 8. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल तथा किसी भी पंचायत के भंग होने की स्थिति में 6 महीनों के भीतर ताज़ा चुनाव। 9. पंचायतों के चुनाव संचालन हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। 10. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन। पृष्ठ 9.11। इस अधिनियम के प्रमुख ऐच्छिक प्रावधान निम्न हैं। 1. संसद तथा राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। 2. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों के लिए प्रदान करना। 3. पंचायतों को शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करना ताकि वे प्रशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें। 4. पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अंतरण करना ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकें और 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्यों में से सभी या कुछ कार्यों को निष्पादित कर सकें। 5. पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना अर्थात उन्हें कर, प्रशुल्क, चुंगी इत्यादि उद्ग्रहित, संग्रहित एवं विनियोजित करने का प्राधिकार सौंपना। तालिका 9.2 पंचायतों से जुड़े अनुच्छेदों पर एक दृष्टि। क्रम संख्या 1 अनुच्छेद संख्या 243 विषय वस्तु परिभाषाएं। 2. अनुच्छेद संख्या 243A विषय वस्तु ग्राम सभा। 3. 243B पंचायतों का गठन। 4. 243C पंचायतों का संगठन। 5. 243D स्थानों का आरक्षण। 6. 243E पंचायतों की कार्य अवधि। 7. 243F सदस्यता के लिए अपात्रताएं। 8. 243G
पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 9. 243H कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों की निधियां। 10. 243I वित्त आयोग का गठन। 11. 243J पंचायतों का लेखा परीक्षण। 12. 243K पंचायतों के लिए चुनाव। 13. 243L संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग। 14. 243M कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग। 15. 243N मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता। 16. 243O निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। पृष्ठ 9.12 1996 का विस्तार अधिनियम पेसा। संविधान के 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधान 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। फिर भी संसद इन प्रावधानों को इन क्षेत्रों में विस्तारित कर सकती है और ये कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायतों के लिए प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों की ओर विस्तार अधिनियम 1996 को पारित किया है, जिसे पेसा एक्ट या विस्तार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान 2010 में 9 राज्यों के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। सभी 9 राज्यों ने संबंधित पंचायती राज अधिनियमों के संशोधन द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कानून बनाए हैं। पेसा अधिनियम की विशेषताएं या प्रावधान निम्न हैं। 1. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के संबंध में बनने वाला कोई भी राज्य कानून समुदाय संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन, व्यवहारों, सामाजिक एवं धार्मिक रीतियों तथा प्रथागत कानून के अनुरूप होगा। 2. एक ग्राम में सामान्यतः एक वासस्थान अथवा वासस्थानों का एक समूह अथवा एक उपग्राम अथवा उपग्रामों का एक समूह शामिल होगा, जिसमें निहित समुदाय परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करते हों। 3. प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें ग्रामीण स्तर पर पंचायत के लिए तैयार होने वाली निर्वाचक नामावलियों में उल्लिखित व्यक्ति शामिल होंगे। 4. प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विस्तार को सुलझाने के प्रथागत तरीकों को परिरक्षित और बचाए रखने में सक्षम होगी। 5. प्रत्येक ग्राम सभा 1. ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा क्रियान्वयन हेतु लाए जाने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी देगी। 2. गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों की पहचान के लिए उत्तरदायी होगी। 6. ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रयोग का प्रमाणीकरण ग्राम सभा से प्राप्त करेगी। 7. प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण संविधान के भाग 9 के अधीन दिए जाने वाले आरक्षण के अंतर्गत समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। फिर भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। साथ ही सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। 8. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नामित कर सकेगी जिनका जिला स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु इस प्रकार का नामांकन उस पंचायत में चुने जाने वाले कुल सदस्यों के 1/10 से अधिक नहीं होगा। 9. उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों के परामर्श के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा और इन क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकेगी। फिर भी अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के वास्तविक नियोजन एवं क्रियान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा। पृष्ठ 9.13 10. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों के नियोजन एवं प्रबंधन का कार्य उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा। 11. उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए खनन पट्टों या लाइसेंसों की मंजूरी के लिए अनिवार्य माना जाएगा। 12.
उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों के पूर्व अनुमोदन को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायतों की मंजूरी हेतु अनिवार्य माना जाएगा। 13. स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक शक्तियों एवं प्राधिकार से इन अनुसूचित क्षेत्रों में मौजूद पंचायतों को सुसज्जित करते समय राज्य विधानमंडल ये सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा को निम्न शक्तियां व प्राधिकार सौंपे जाएं। 1. किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने या निषेध को लागू करने की शक्ति। 2. गौण वन उत्पादों का स्वामित्व। 3. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के स्वत्व अंतरण को रोकने तथा एक अनुसूचित जनजाति के किसी भी गैर कानूनी भू अंतरण के प्रत्यावर्तन हेतु उपयुक्त कार्यवाही करने की शक्ति। 4. ग्रामीण बाजारों को प्रबंधित करने की शक्ति। 5. अनुसूचित जनजातियों को सूद पर कर्ज देने की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति। 6. सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति। 7. स्थानीय योजनाओं और जनजातीय उपयोजनाओं सहित इस प्रकार की योजनाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण की शक्ति। 14. राज्य विधानमंडल सुरक्षा उपायों द्वारा ये सुनिश्चित करेंगे कि उच्चतर स्तर की पंचायतें निम्नतर स्तर की किसी भी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों और प्राधिकार का अतिक्रमण न करें। 15. राज्य विधानमंडल संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिरूप का अनुसरण करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थापनों को डिजाइन करेंगे। 16. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से जुड़े किसी भी कानून का कोई भी प्रावधान यदि इस अधिनियम के प्रावधानों में असंगत है तो वो राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को दी गई सहमति की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति पर स्वतः अप्रभावी हो जाएगा। फिर भी इस तारीख से पहले अस्तित्व में मौजूद सभी पंचायतें अपने कार्यकाल को पूरा करेंगी जब तक कि उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा विघटित न कर दिया जाए। इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसंबर 1996 को अपनी मंजूरी दे दी गई। शहरी स्थानीय शासन। भारत में शहरी स्थानीय शासन शब्द का आशय लोगों द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी शहरी क्षेत्र के शासन से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित विशिष्ट शहरी क्षेत्र तक सीमित रहता है। पृष्ठ 9.14। भारत में शहरी स्थानीय शासन के 8 प्रकार हैं: नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष उद्देश्य एजेंसी। शहरी शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मिला था। केंद्र स्तर पर शहरी स्थानीय शासन विषय से जुड़े 3 मंत्रालय हैं। 1. शहरी विकास मंत्रालय, एक अलग मंत्रालय के रूप में वर्ष 1985 में गठित। 2. रक्षा मंत्रालय, छावनी बोर्ड के मामलों से संबंधित। 3. गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र के मामलों से संबंधित। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आधुनिक भारत में शहरी स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। इस संदर्भ में मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार है। 1. वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। 2. वर्ष 1726 में मुंबई और कोलकाता में भी नगर निगमों की स्थापना हुई। 3. स्थानीय स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं का विकास वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव 1870 के फलस्वरूप हुआ। 4. लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव 1882 को स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र के रूप में जाना गया। बाद में उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाने लगा। 5. विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1907 में हुई। उसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1909 में दी थी। इस आयोग के अध्यक्ष हॉब हाउस थे। 6. भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में शुरू की गई द्वैत योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन स्थानांतरित विषय बनकर जिम्मेदार भारतीय मंत्री के प्रभार में आ गया। 7. वर्ष 1924 में केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद द्वारा कैंटोनमेंट अधिनियम पारित किया गया। 8. भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत
स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। समितियां और आयोग। केंद्र सरकार द्वारा शहरी स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए नियुक्त समितियों और आयोगों का उल्लेख कालक्रम के अनुसार यहां किया जा रहा है। तालिका 9.3 में समितियों आयोगों के अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। तालिका 9.3 शहरी स्थानीय शासन पर समितियां एवं आयोग। क्रम संख्या 1 वर्ष 1949 से 51 समिति आयोग का नाम स्थानीय वित्त जांच समिति, अध्यक्ष पी.के. वट्टल। 2 1953 करारोपण जांच आयोग, अध्यक्ष जॉन मथाई। 3 1963 से 65 समिति नगर निकाय कर्मियों के प्रशिक्षण पर समिति, अध्यक्ष नरूद्दीन अहमद। 4 1963 से 66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति, अध्यक्ष ए.पी. जैन। 5 वर्ष 1963 समिति आयोग का नाम शहर स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हेतु मंत्रियों की समिति, अध्यक्ष रफीक जकारिया। 6 1965 से 68 नगर निकाय कर्मियों की सेवा शर्तों पर समिति, अध्यक्ष डैश। 7 1974 नगर निकाय प्रशासन में बजट सुधारों पर समिति, अध्यक्ष गिरिजापति मुखर्जी। 8 1982 शहरी स्थानीय निकाय एवं नगर निगमों के संविधान, शक्तियों एवं विधियों पर अध्ययन दल, के.एन. सहाय। 9 1985 से 88 शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, अध्यक्ष सी.एम. कोरिया। तालिका समाप्त। पृष्ठ 9.15 संवैधानिकरण। अगस्त 1989 में राजीव गांधी की सरकार लोकसभा में संविधान का 65वां संशोधन विधेयक अर्थात नगरपालिका बिल लाई थी। इस विधेयक का उद्देश्य था नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करना। लोकसभा में यद्यपि ये विधेयक पारित हो गया था, किंतु राज्यसभा में इसे अक्टूबर 1989 में हार का सामना करना पड़ा और विधेयक रद्द हो गया। वीपी सिंह सरकार की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने सितंबर 1990 में पुनः संशोधित नगरपालिका बिल प्रस्तुत किया, किंतु ये पारित न हो सका तथा लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक पुनः रद्द हो गया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी सितंबर 1991 में संशोधित नगरपालिका बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 1992 में पारित कर दिया गया। इसके बाद अपेक्षित संख्या में राज्य विधानमंडलों ने इसे अनुमोदित कर दिया। राष्ट्रपति की सहमति भी अप्रैल 1993 में मिल गई और अंततः संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया। प्रकार। भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की दृष्टि से निम्न 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया है। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया समिति, नगर क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति, छावनी परिषद बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन अभिकरण। नगर निगम। नगर निगमों का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अन्य महानगरों में प्रशासन की दृष्टि से किया गया है। राज्यों में नगर निगमों का गठन संबद्ध राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसदीय अधिनियम द्वारा होता है। नगर निगमों के लिए एक अधिनियम भी हो सकता है तथा प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग अधिनियम भी। पृष्ठ 9.16 किसी नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। निगम परिषद में जनता द्वारा चुना गया पार्षद तथा नगर पालिका प्रशासन से संबंधित कार्य, अनुभव और ज्ञान रखने वाले कुछ नामित व्यक्ति हो सकते हैं। संक्षेप में निगम परिषद की संरचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सहित 74वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। निगम परिषद का प्रधान महापौर होता है, जिसकी सहायतार्थ उप महापौर होता है। मेयर का चुनाव अधिकांश राज्यों में 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है, बाद में इसका नवीकरण किया जा सकता है। महापौर, मेयर
मूलतः दिखावटी होता है और निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी और वैचारिक स्कंध परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। स्थायी समितियों के गठन का उद्देश्य निगम के कार्यों में सहायता पहुंचाना है। निगम में कार्यों का अंबार रहता है जिनके निपटान को सुगम बनाने का कार्य स्थायी समितियों द्वारा किया जाता है। स्थायी समितियां सार्वजनिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान, वित्त आदि से जुड़े मामलों को निपटाती हैं। स्थायी समितियां अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित निर्णय भी लेती हैं। नगर निगम आयुक्त पर स्थायी समितियों और परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार निगम आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होता है। निगमायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वो प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। नगर पालिका। नगर पालिकाओं की स्थापना शहरों और छोटे नगरों पर प्रशासन की दृष्टि से की जाती है। निगम की तरह नगर पालिकाओं की स्थापना भी राज्यों में राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय अधिनियम द्वारा की जाती है। नगर पालिकाओं को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, अर्थात नगर परिषद, नगर समिति, म्युनिसिपल बोर्ड, बॉरो म्युनिसिपैलिटी, सिटी म्युनिसिपैलिटी और अन्य। नगर निगमों की तरह नगर पालिका में भी 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। परिषद की संरचना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सहित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है। परिषद नगरपालिका का विमर्शी और विधायी स्कंध है। परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है जिसकी सहायतार्थ उपाध्यक्ष होते हैं। नगर निगम के महापौर से सर्वथा भिन्न नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा उसे कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। नगरपालिका में स्थायी समितियों का गठन परिषद के कार्यों को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। स्थायी समितियां सार्वजनिक कार्यों, कराधान, स्वास्थ्य, वित्त आदि से जुड़े मामलों का निपटान करती हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर नगरपालिका के दिन प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी होती है तथा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमिटी। इस समिति का गठन 2 तरह के क्षेत्रों में किया जाता है। वे क्षेत्र हैं औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे नगर तथा वे नगर जो नगरपालिका के गठन संबंधी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाते किंतु जिन्हें राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हो। इस समिति का गठन चूंकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा होता है इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहते हैं। पृष्ठ 9.17। यद्यपि ये समिति राज्य के नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है किंतु अधिनियम के केवल वे प्रावधान ही इस समिति पर लागू हैं जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित हैं और जिनके द्वारा इसका गठन हुआ है। इस समिति को किसी दूसरे अधिनियम के अंतर्गत भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। इस समिति को नगरपालिकाओं के समकक्ष शक्ति प्राप्त होती है किंतु नगरपालिका से सर्वथा भिन्न इस समिति के सभी सदस्य तथा अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इस प्रकार ये समिति न तो निर्वाचित निकाय है और न ही संवैधानिक। नगर क्षेत्र समिति। इस समिति का गठन छोटे शहरों पर प्रशासन की दृष्टि से किया जाता है। ये अर्ध नगरपालिका प्राधिकरण है जिसको सीमित संख्या में कार्य सौंपे गए हैं जैसे जल निकासी, सड़क, पथ प्रकाश, संरक्षण आदि। इस समिति की स्थापना राज्य के विधान के अंतर्गत अलग अधिनियम द्वारा होती है। इस समिति की संरचना, कार्य और अन्य मामलों का निर्धारण इस अधिनियम द्वारा ही किया जाता है। ये समिति राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः नामित अथवा अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित हो सकती है। एपी जैन की अध्यक्षता वाली ग्रामीण शहरी क्षेत्र से संबद्ध समिति 1963 से 66 ने सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों की संख्या को कम करने की दृष्टि से छोटे शहरी क्षेत्र की समितियों को पंचायती राज संस्थाओं में मिला देना चाहिए। छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी क्षेत्र की असैनिक आबादी पर नगरपालिका प्रशासन की दृष्टि से होती है।
इसका क्षेत्र विस्तारित होता है, जिसमें सैन्य बल और टुकड़ियां स्थायी रूप से रहती हैं। छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित छावनी क्षेत्र अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया जाता है। ये बोर्ड केंद्रीय सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। इस प्रकार ये उन शहरी स्थानीय निकायों से सर्वथा भिन्न है जिनका गठन और प्रशासन राज्य सरकार द्वारा होता है। छावनी बोर्ड का गठन और प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा होता है। छावनी क्षेत्रों में बृहत लोकतंत्रीकरण, वित्तीय ढांचे में सुधार के दृष्टिकोण में छावनियों के प्रशासन से संबंधित कानून में संशोधन एवं उसे मजबूत करने हेतु 2006 का छावनी क्षेत्र अधिनियम लाया गया। इसने छावनी क्षेत्र अधिनियम 1924 का स्थान लिया है। वर्तमान में देश भर में 62 छावनी बोर्ड हैं, जिन्हें शहरी जनसंख्या के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन्हें निम्न तालिका 9.4 के अंतर्गत दर्शाया गया है। तालिका 9.4 छावनी बोर्डों का वर्गीकरण। क्रम संख्या 1, श्रेणी 1, शहरी जनसंख्या 50,000 से अधिक। 2, श्रेणी 2, 10,000 से 50,000। 3, श्रेणी 3, शहरी जनसंख्या 2500 से 10,000। 4, श्रेणी 4, शहरी जनसंख्या 2500 से कम। तालिका समाप्त। छावनी बोर्ड में अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित सदस्य होते हैं। चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का तथा नामित सदस्यों पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक के लिए होता है जब तक वे उस शहर में रहते हुए उस पद पर होते हैं। संबद्ध स्टेशन को कमांड कर रहा सैन्य अधिकारी छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा उन्हीं सदस्यों में से किया जाता है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पृष्ठ 9.18। श्रेणी 1 के छावनी बोर्ड में निम्न सदस्य होते हैं। 1, स्टेशन को कमांड कर रहा सैनिक अधिकारी। 2, छावनी क्षेत्र का कार्यकारी अभियंता। 3, छावनी क्षेत्र का स्वास्थ्य अधिकारी। 4, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। 5, स्टेशन को कमांड कर रहे सैन्य अधिकारी द्वारा नामित 3 सैन्य अधिकारी। 6, छावनी क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए 8 सदस्य। 7, कैंटोनमेंट बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। छावनी बोर्ड वे ही काम करता है जो नगर पालिकाओं द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य संवैधानिक दृष्टि से बाध्यकर और विवेकाधीन कार्यों के रूप में श्रेणीबद्ध हैं। बोर्ड की आय के स्रोत में कर आधारित आय और गैर कर आधारित आय दोनों तरह की हैं। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकारी अधिकारी बोर्ड और इसकी समितियों के सभी निर्णयों और प्रस्तावों को लागू करता है। कार्यकारी अधिकारी केंद्रीय संवर्ग का होता है, जिसका गठन इस प्रयोजन से ही किया जाता है। टाउनशिप शहरी शासन के इस रूप की स्थापना बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अपने उन कार्मिकों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जाती है जो उद्यम से जुड़े संयंत्रों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहते हैं। उद्यम ऐसे शहर या टाउनशिप में प्रशासन कार्य की देखभाल के लिए नगर प्रशासन की नियुक्ति करता है, जिसकी सहायतार्थ कुछ अभियंता तथा तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ होते हैं। इस प्रकार शहरी शासन के इस रूप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। वास्तविकता ये है कि टाउनशिप उद्यम के नौकरशाही ढांचे का विस्तार है। पोर्ट ट्रस्ट इनकी स्थापना पत्तन शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि जैसे स्थानों पर 2 उद्देश्यों से की जाती है। 1, पत्तनों के प्रबंधन और उनकी सुरक्षा के लिए और 2, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। पोर्ट ट्रस्ट का गठन संसद के अधिनियम द्वारा होता है। इसमें निर्वाचित और नामित दोनों तरह के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कोई अधिकारी होता है। इसके नागरिक कार्य कमोबेश नगर पालिका जैसे ही हैं। विशेष प्रयोजन अभिकरण क्षेत्र आधारित शहरी निकायों या बहुउद्देशीय एजेंसियों जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, शहरी क्षेत्र समितियां, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा उन विशेष कार्यों को निपटाने के लिए कुछ एजेंसियों का गठन किया है
जो वैध रूप से नगर निगमों या नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय शहरों शासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य आधारित एजेंसियां हैं, न कि क्षेत्र आधारित। इन एजेंसियों को एक उद्देश्य या बहुउद्देश्य या विशेष उद्देश्य अथवा कार्य आधारित स्थानीय निकाय कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ निकायों एजेंसियों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। 1. टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नगर सुधार न्यास। 2. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहरी विकास प्राधिकरण। 3. वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड जल आपूर्ति एवं मल जल निकासी बोर्ड। 4. हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण बोर्ड। 5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 6. विद्युत आपूर्ति बोर्ड। 7. शहरी परिवहन बोर्ड और अन्य। पृष्ठ 9.19। कार्य आधारित इन स्थानीय निकायों की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा एक सार्वजनिक निकाय के रूप में अथवा कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा विभागों के रूप में की जाती है। ये स्वायत्त संस्थाओं के तौर पर काम करते हैं और स्थानीय शहरी सरकारों के अर्थात नगर निगमों या नगर पालिकाओं आदि से स्वाधीन उन कार्यों को निपटाते हैं जो उनको सौंपे जाते हैं। अतः ये स्थानीय नगर पालिका निकायों की अधीनस्थ संस्थाएं नहीं हैं। नगर पालिका कार्मिक। भारत में 3 प्रकार की नगर पालिका कार्मिक प्रणालियां हैं। स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक इन 3 प्रणालियों में से किसी एक अथवा सभी प्रणालियों से संबद्ध हो सकते हैं। ये प्रणालियां हैं: 1. पृथक कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण स्वयं करता है। इन कार्मिकों को किसी दूसरे स्थानीय निकाय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है। ये प्रणाली स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि करती है और अविभक्त निष्ठाभाव को प्रोत्साहन देती है। 2. संयुक्त कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत नगर पालिका कर्मचारियों की नियुक्ति, उन पर प्रशासन और नियंत्रण राज्य सरकार करती है। दूसरे शब्दों में राज्य के सभी शहरी निकायों के लिए राज्यव्यापी सेवाओं का निर्माण किया जाता है। इनको राज्य के स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। ये प्रणाली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रचलित है। 3. एकीकृत कार्मिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारी और स्थानीय निकायों के कर्मचारी एक ही सेवा के अंग होते हैं, अर्थात नगर पालिका कार्मिक राज्य सेवा के सदस्य होते हैं। इन कार्मिकों को राज्य के स्थानीय निकायों में ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार स्थानीय लोक सेवा और राज्य लोक सेवा में कोई भेद नहीं होता है। ये प्रणाली ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में प्रचलित है। नगर पालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं। 1. अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई। इसका गठन वर्ष 1927 में हुआ था। ये निजी पंजीकृत समिति है। 2. शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज नई दिल्ली। इसका गठन नगर पालिका कर्मचारियों को प्रशिक्षण विषय से संबद्ध नूरुद्दीन अहमद समिति 1963 से 65 की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1967 में किया गया था। पृष्ठ 9.20। 3. क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र रीजनल सेंटर्स फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद और मुंबई का गठन भी नूरुद्दीन अहमद समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1968 में किया गया था। 4. राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की स्थापना वर्ष 1976 में हुई। 5. मानव अधिवास प्रबंधन संस्थान ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसकी स्थापना वर्ष 1954 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी।
मूलतः इसे केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद के नाम से जाना जाता था। 1980 के दशक में स्वशासन शब्द को अनावश्यक मानते हुए मात्र शासन शब्द को रहने दिया गया। इस प्रकार स्वशासन के स्थान पर स्थानीय शासन अर्थात केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद का नाम पड़ा। वर्ष 1958 तक ये परिषद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के स्थानीय शासन का कार्य संभालती रही, किंतु वर्ष 1958 के बाद ये परिषद केवल शहरी स्थानीय शासन का कार्य ही देख रहा है। परिषद एक परामर्शदाता निकाय है। इसमें भारत सरकार में शहरी विकास मंत्री और राज्यों के स्थानीय स्वशासन से जुड़े विभाग के मंत्री शामिल होते हैं। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। ये परिषद स्थानीय शासन से संबंधित निम्न कार्य करती है। 1. नीतिगत मामलों पर विचार और उनकी अनुशंसा। 2. विधान निर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार करना। 3. केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की संभावना का पता लगाना। 4. साझा कार्य योजना तैयार करना। 5. केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु सिफारिश करना। 6. केंद्रीय वित्तीय सहायता से स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। 74वां संशोधन अधिनियम 1992। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ दिया। इस भाग का शीर्षक नगरपालिकाएं हैं तथा जिसके प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243B से 243ZG में है। इसके अतिरिक्त इसके कारण संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़नी पड़ी। इस अनुसूची में नगरपालिकाओं की 18 कार्यमदों का उल्लेख है जो अनुच्छेद 243W से संबंधित है। इस अधिनियम ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। नगरपालिकाएं संविधान के अधिकार क्षेत्र में आ गईं, अर्थात इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें नई नगरपालिका प्रणाली अपनाने को बाध्य हो गईं। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवन और सुदृढ़ता प्रदान करना है ताकि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 3 प्रकार की नगरपालिकाएं। इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान है, अर्थात 1. नगर पंचायत, नाम जो भी हो, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र से संबंधित हो, समवर्ती क्षेत्र के लिए। 2. नगर परिषद, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए। 3. नगर निगम, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए। पृष्ठ 9.21। समवर्ती क्षेत्र, छोटा शहरी क्षेत्र या बड़ा शहरी क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसे राज्यपाल ने निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन से सरकारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया है। क. क्षेत्र की जनसंख्या। ख. जनसंख्या का घनत्व। ग. स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पादित राजस्व। घ. गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत। अंग. आर्थिक महत्व या राज्यपाल द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कारण। संरचना। नगरपालिका के सभी सदस्यों का चुनाव उस नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे सीधे किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में अर्थात वार्डों में बांटा जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव पद्धति का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। नगरपालिका में ये निम्न लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर सकता है। 1. नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति, किंतु उसे नगरपालिकाओं की बैठकों में मत का अधिकार न हो। 2. लोकसभा या राज्य विधानमंडल के वे सदस्य जो उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों जिसमें नगरपालिका का पूरा अथवा कुछ भाग आता हो। 3. राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। 4. समितियों के अध्यक्ष वार्ड समितियों को छोड़कर। वार्ड समितियां ऐसी नगरपालिकाओं में जिनके क्षेत्र की आबादी 3 लाख या इससे अधिक हो, 1 या 1 से अधिक वार्डों को शामिल कर वार्ड समिति गठित की जाएगी। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति की संरचना, भौगोलिक क्षेत्र और समिति में स्थानों को भरने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बना सकता है। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति के गठन के अतिरिक्त
समितियों के गठन के लिए भी किसी तरह का प्रावधान बना सकता है। स्थानों का आरक्षण। इस अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में नगरपालिका में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में किसी नगरपालिका क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित रखने का भी प्रावधान है। राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित करने की पद्धति का निर्धारण भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल किसी नगरपालिका में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों अथवा नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल। इस अधिनियम में प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसे समय से पहले अर्थात कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका के गठन के लिए नए चुनाव 1. 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले या 2. नगरपालिका भंग होने की स्थिति में या भंग होने की तिथि से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पहले करा लिए जाएंगे। पृष्ठ 9.22। अयोग्यताएं। कोई वो व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य चुने जाने का पात्र नहीं होगा जिसे 1. संबद्ध राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजन से उस समय लागू किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, या 2. राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, बशर्ते कि उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो। तथापि अयोग्यता से संबंधित सभी विवाद राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को निपटान हेतु भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के आयोजन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन तथा उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को प्राप्त होगा। शक्तियां और कार्य। राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए जाएंगे जो स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं को उनके कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हों। इस योजना के तहत नगरपालिकाओं पर 1. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी से संबंधित और 2. नगरपालिकाओं को सौंपी जाने वाली आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, जिनमें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषय शामिल हैं, से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी डालने तथा कार्यान्वयन की शक्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। वित्त। राज्य विधानमंडल 1. नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर लगाने, उनका संग्रहण और विनियोजन करने की शक्ति, अधिकार दे सकता है। 2. वो राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहित करों, शुल्कों और पथकरों को नगरपालिकाओं को सौंप सकता है। 3. राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान की व्यवस्था कर सकता है। 4. नगरपालिकाओं की समस्त धनराशियों को जमा करने के लिए कोष का निर्माण कर सकता है। वित्त आयोग। पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा और राज्यपाल से निम्न सिफारिशें करेगा। 1. वे सिद्धांत जो क. राज्य द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों, पथकरों से हुई शुद्ध आय को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच विभाजित करने पर लागू हों। ख. नगरपालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों के निर्धारण के लिए लागू हो। ग. राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिए जाने हेतु लागू हों। 2. नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय। 3. नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को ठीक रखने की दृष्टि से राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को प्रेषित अन्य कोई विषय। राज्यपाल आयोग की सिफारिशों को अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल में रखेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगरपालिकाओं को संसाधनों की पूर्ति करने की दृष्टि से राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय सुझाएगा।
पृष्ठ 9.23। लेखा परीक्षा। राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिकाओं के लेखा खातों के रखरखाव और उनकी लेखा परीक्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में अधिनियम का लागू होना। भारत के राष्ट्रपति स्वयं द्वारा निर्दिष्ट कुछ अपवादों और संशोधनों के अधीन अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने का निर्देश दे सकता है। अधिनियम से बाहर के क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इस अधिनियम के कारण पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद की कार्यशक्तियां प्रभावित नहीं होंगी। जिला नियोजन समिति। प्रत्येक राज्य जिले की नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एक करने तथा जिले की समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तरीय जिला नियोजन समिति का गठन करेगा। राज्य विधानमंडल निम्न बातों से संबंधित व्यवस्थाएं कर सकता है। 1. ऐसी समितियों की संरचना से संबंधित। 2. इन समितियों के सदस्यों के चुनाव के ढंग से संबंधित। 3. इन समितियों की जिला नियोजन से संबंधित कार्यों के संबंध में। 4. इन समितियों के अध्यक्षों के चुनाव के ढंग से संबंधित। इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि जिला नियोजन समिति के सदस्यों में से 4/5 की संख्या में सदस्यों का चुनाव जिले की नगरपालिकाओं और जिला पंचायत के चुने गए सदस्यों में से ही किया जाएगा। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात में होगा। इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेंगे। महानगर नियोजन समिति। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने के लिए महानगर नियोजन समिति होगी। महानगर क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसकी आबादी 10 लाख या इससे अधिक हो और जो क्षेत्र 1 या 1 से अधिक जिलों में पड़ता हो और जिसमें 2 या 2 से अधिक नगरपालिकाएं या पंचायतें या अन्य संबद्ध क्षेत्र हों। राज्य विधानमंडल निम्न से संबंधित प्रावधान भी कर सकता है। 1. इन समितियों की संरचना से संबंधित। 2. इन समितियों के लिए सदस्यों की चुनाव पद्धति से संबंधित। 3. इन समितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संगठनों के प्रतिनिधित्व से संबंधित। 4. महानगर क्षेत्र के लिए नियोजन और समन्वयन से संबंधित समितियों के कार्य और 5. इन समितियों के अध्यक्षों की चुनाव पद्धति से संबंधित। अधिनियम में ये प्रावधान है कि महानगर नियोजन समिति में सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्य नगरपालिकाओं के लिए चुने गए सदस्यों तथा महानगर क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उनमें से ही चुने जाएंगे। इस समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों की आबादी के अनुपात में होगा। इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेंगे। पृष्ठ 9.24। मौजूदा कानूनों और नगरपालिकाओं की निरंतरता। नगरपालिकाओं से संबंधित राज्य के सभी कानून इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। अर्थात राज्य सरकारों को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि 1 जून 1993 से 1 वर्ष के अंदर ही अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई नगरपालिका प्रणाली अपनानी होगी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले मौजूदा नगरपालिकाएं अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी, बशर्ते कि राज्य के विधान द्वारा उन्हें भंग न किया जाए। न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ये अधिनियम नगर निकायों के चुनाव संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप को रोकता है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा सीटों के आवंटन से जुड़े कानून को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी नगर निकाय के चुनाव को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्राधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 18 कार्य मदें इस प्रकार हैं। 1. शहरी नियोजन, नगर नियोजन सहित। 2. भूमि प्रयोग का विनियमन और भवन निर्माण। 3. आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित नियोजन।
4. पुल, सेतु और सड़क। 5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन से जलापूर्ति। 6. जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। 7. अग्निशमन सेवाएं। 8. शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और परितंत्रीय पहलुओं का संवर्धन। 9. समाज के कमजोर वर्गों, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के हितों की रक्षा। 10. मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन। 11. शहरी निर्धनता उन्मूलन। 12. पार्कों, बागों और खेल के मैदानों जैसे शहरी सुविधाओं की व्यवस्था। 13. सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य बोधी पहलुओं का संवर्धन। 14. शवदाह तथा शवदाह स्थल तथा विद्युत शवदाह गृह। 15. पशुओं के लिए तालाब तथा पशुओं के प्रति निर्दयता पर रोक। 16. महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रहण, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित। 17. मार्ग, प्रकाश, गाड़ी खड़ी करने के स्थान, बस स्टॉप जैसी जन सुविधाएं। 17. बूचड़खानों और कसाईखानों का विनियमन। पृष्ठ 9.25। तालिका 9.5 नगर निकायों से संबंधित अनुच्छेदों पर एक दृष्टि। क्रम संख्या 1, अनुच्छेद संख्या 243 विषय सामग्री, परिभाषाएं। 2. 243 नगर निकायों के संविधान। 3. 243 नगर निकायों का संगठन। 4. 243 वार्ड समितियों इत्यादि का संविधान एवं संरचना। 5. 243 स्थानों का आरक्षण। 6. 243 नगर निकायों का कार्यकाल। 7. 243 सदस्यता हेतु अपात्रताएं। 8. 243 नगर निकायों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 9. 243 नगर निकायों की कराधान शक्तियां और निधियां। 10. 243 वित्त आयोग। 11. 243 नगर निकायों के लेखाओं की लेखा परीक्षा। 12. 243 नगर निकायों का चुनाव। 13. 243 संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग। 14. 243 कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाला भाग। 15. 243 जिला नियोजन हेतु समिति। 16. 243 महानगरीय नियोजन हेतु समिति। 17. 243 मौजूदा कानूनों एवं नगर निकायों की निरंतरता। 18. 243 निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। अध्याय समाप्त। बहुविकल्पीय प्रश्न। अध्याय 6, 7, 8 एवं 9 के लिए। प्रश्न 1. राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। 2. उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए। 3. वो राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। 4. राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। विकल्प हैं ए 1, 2 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2 और 3। प्रश्न 2. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं? 1. कैबिनेट सचिव। 2. ग्रामीण विकास सचिव। 3. रक्षा सचिव। 4. कार्मिक सचिव। विकल्प हैं ए 1, 3 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 1 और 4, डी 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 4। कैबिनेट सचिव, कार्मिक सचिव। पृष्ठ 9.26। प्रश्न 3. राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जाने की शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. इन शक्तियों का निर्धारण अनुच्छेद 200 में किया गया है। 2. ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। 3.
यदि विधेयक से उच्च न्यायालय की गरिमा प्रभावित होती हो तो इस अधिकार का प्रयोग अनिवार्य है। 4. राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। 5. ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। विकल्प ए 1, 2 और 3, बी 3, 4 और 5, सी 1, 3 और 5, डी 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 3 और 5। प्रश्न 4. जिला प्रशासन का कार्य क्या है? 1. जिले में कानून और व्यवस्था का प्रशासन। 2. जिले में राजस्व प्रशासन। 3. जिले में विकास प्रशासन। 4. जिले में लोक प्रशासन। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 4, जिले में लोक प्रशासन। प्रश्न 5. जिलाधीश पद का सृजन किसने किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 6. निम्न में से किस व्यक्ति ने जिलाधीश की तुलना ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है? विकल्प ए सर जॉर्ज कैंपबेल, बी सर विलियम विल्सन, सी द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, डी रैमजे मैकडोनाल्ड। सही उत्तर है विकल्प डी रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रश्न 7. निम्न में से कौन सी विशेषताएं अधिसूचित क्षेत्र समिति से संबंधित हैं? 1. इसका गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम से हुआ है। 2. इसका गठन नव विकसित नगरों के लिए किया गया है। 3. इसकी और नगरपालिका परिषद की शक्तियां एक समान हैं। 4. ये पूर्णतः नामित निकाय है। 5. इसके अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा होता है। विकल्प ए 1, 3 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 2, 4 और 5, डी 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प बी 2, 3 और 4। प्रश्न 8. पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिशें निम्न में से कौन सी हैं? 1. 2 स्तरीय प्रणाली का सृजन। 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 3. पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की अनिवार्य शक्ति। 4. पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी। 5. अतिक्रमण होने पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। विकल्प ए 1, 3 और 4, बी 1, 2, 4 और 5, सी 1, 2, 3 और 4, डी 1, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2, 3 और 4। पृष्ठ 9.27। प्रश्न 9. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी राज्य का मुख्यमंत्री, डी राज्य का राज्यपाल। सही उत्तर है विकल्प डी राज्य का राज्यपाल। प्रश्न 10. राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? ए अध्यक्ष, बी वित्त मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। सही उत्तर है विकल्प डी राज्यपाल। प्रश्न 11. मुख्य सचिव को अवशिष्ट उत्तराधिकारी की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ है कि विकल्प ए वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार है, बी वो राज्य मंत्रिमंडल का सचिव है, सी वो राज्य में लोक सेवा का प्रधान है, डी वो उन मामलों को देखता है जो अन्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। सही उत्तर है विकल्प डी वो उन मामलों को देखता है जो अन्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। प्रश्न 12. निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विकल्प ए संथानम समिति, पंचायत राज और वित्तीय प्रबंध, बी बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज संस्थान, सी GVK राव समिति, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर नियोजन, डी दांतेवाला समिति, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन। सही उत्तर है विकल्प ए संथानम समिति, पंचायत राज और वित्तीय प्रबंध। प्रश्न 13.
बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को विकल्प ए जिला परिषद से अलग रखना चाहिए, बी जिला परिषद का मताधिकार न रखने वाला सदस्य होना चाहिए, सी जिला परिषद का मतदान के अधिकार से युक्त सदस्य होना चाहिए, डी जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प डी जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। प्रश्न 14 बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में किससे है? ए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, बी पंचायती राज संस्थाएं, सी ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, डी सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। सही उत्तर है विकल्प डी सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। प्रश्न 15 ग्रामीण स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में अपनाई गई थी? क्रमानुसार। विकल्प ए राजस्थान और मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। प्रश्न 16 मुख्य सचिव के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1 वो सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य करता है। 2 वो अंतर सरकारी मामलों में संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। 3 वो मुख्यमंत्री का एकमात्र सलाहकार होता है। 4 वर्ष 1974 में मुख्य सचिव पद को भारत सरकार में सचिव के समकक्ष बनाया गया था। विकल्प ए 1, 3 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1 और 2, डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2। वो सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य करता है। वो अंतर सरकारी मामलों में संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 17 जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्न में से किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं? ए जिलाधीश, बी राज्य के राज्यपाल, सी राज्य के कानून मंत्री, डी राज्य के उच्च न्यायालय। सही उत्तर है विकल्प डी राज्य के उच्च न्यायालय। प्रश्न 18 निम्न को आरोही क्रम नीचे से ऊपर की ओर में व्यवस्थित करें। 1 तहसील, 2 उप संभाग, 3 ग्राम, 4 परगना। विकल्प ए 2, 1, 4, 3, बी 2, 1, 3, 4, सी 3, 4, 1, 2, डी 3, 4, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी 3, 4, 1, 2। ग्राम, परगना, तहसील, उपसंभाग। पृष्ठ 9.28। प्रश्न 19 निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है? विकल्प हैं ए बलवंत राय मेहता समिति, बी GVK राव समिति, सी LM सिंघवी समिति, डी अशोक मेहता समिति। सही उत्तर है विकल्प डी अशोक मेहता समिति। प्रश्न 20 जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? विकल्प हैं ए राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, बी पुलिस विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग, सी सामान्य प्रशासन विभाग और न्यायिक विभाग, डी राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग। सही उत्तर है विकल्प डी राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग। प्रश्न 21 निम्न में से कौन सा अधिकारी संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी का काम करता है? विकल्प ए पुलिस अधीक्षक, बी जिला न्यायाधीश, सी संभागीय आयुक्त, डी जिला कलेक्टर जिलाधीश। सही उत्तर है विकल्प डी जिला कलेक्टर या जिलाधीश। प्रश्न 22 जिलाधीश राज्य सरकार के निम्न विभागों में से किस विभाग से संबद्ध होता है? विकल्प हैं ए राजस्व विभाग, बी गृह विभाग, सी ग्रामीण विकास विभाग, डी सामान्य प्रशासन विभाग। सही उत्तर है विकल्प डी सामान्य प्रशासन विभाग। प्रश्न 23 भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई निम्न में से कौन सी है? विकल्प ए राजस्व प्रभाग, उप संभाग, बी तहसील मंडल, सी जिला, डी ग्राम। सही उत्तर है विकल्प सी जिला। प्रश्न 24 भारत में जिलाधीश पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? विकल्प हैं ए 1771, बी 1772,
सी 1774, डी 1777। सही उत्तर है विकल्प बी 1772। प्रश्न 25, निम्न में से किन राज्यों में जिलाधीश को जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं? 1. जम्मू और कश्मीर, 2. उत्तर प्रदेश, 3. असम, 4. पश्चिम बंगाल। कूट हैं ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 2 और 4। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 26, जिला स्तर पर कलेक्टर या उपायुक्त को विकास से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के दल का कप्तान होना चाहिए तथा उस पर समुदाय विकास से जुड़ी जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग देने और समन्वय स्थापित करने की पूरी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। उक्त कथन किससे संबंधित है? विकल्प ए अशोक मेहता समिति, बी जी.वी.के. राव समिति, सी एल.एम. सिंघवी समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। सही उत्तर है विकल्प डी बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न 27, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? विकल्प ए भाग 1, बी भाग 4A, सी भाग 3, डी भाग 4। सही उत्तर है विकल्प डी भाग 4। प्रश्न 28, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान संबंधी शक्तियों के बीच अंतर के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है जबकि राष्ट्रपति नहीं। 2. राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं। 3. राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति नहीं। 4. राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। विकल्प हैं ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1 और 3, डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 4। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं, और राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। पृष्ठ 9.29। प्रश्न 29, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्न में से किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? 1. अनुच्छेद 356, 2. अनुच्छेद 360, 3. अनुच्छेद 352, 4. अनुच्छेद 365। विकल्प हैं ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1 और 4, डी 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 4। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। प्रश्न 30, निम्न में से कौन से कार्य मंत्रिमंडल सचिव और मुख्य सचिव दोनों द्वारा किए जाते हैं? 1. दोनों अपने अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक हैं। 2. दोनों अपने अपने मुख्य कार्यकारियों के प्रमुख सलाहकार हैं। 3. दोनों अपने अपने सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। 4. दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं। 5. दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल सचिवालयों के प्रशासनिक प्रमुख हैं। विकल्प ए 1, 2, 3 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 4 और 5, डी 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2, 4 और 5। प्रश्न 31, राज्य सचिवालय के निम्न विभागों में से किस विभाग का प्रमुख विशेषज्ञ श्रेणी का लोक सेवक होता है? विकल्प ए कृषि विभाग, बी सिंचाई और विद्युत विभाग, सी उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, डी लोक निर्माण विभाग। सही उत्तर है विकल्प डी लोक निर्माण विभाग। प्रश्न 32, भवन विभाग के निम्न अधिकारियों में से राज्य स्तर पर नीति निर्माण से सर्वप्रमुख रूप से कौन संबद्ध हैं? ए भवन आयुक्त, बी भवन विभाग का सचिव एवं भवन आयुक्त, सी भवन विभाग का सचिव, भवन आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त, डी भवन विभाग का सचिव। सही उत्तर है विकल्प डी भवन विभाग का सचिव।
प्रश्न 33। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किन कारणों से जिलाधीश की प्रतिष्ठा और उसके अधिकार में कमी आई है? 1. सरकार के स्वरूप में बदलाव। 2. जिलों में विभागों की संख्या में वृद्धि। 3. पंचायती राज का आविर्भाव। 4. सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों में बदलाव। 5. कानून और व्यवस्था से जुड़े प्रशासन की आयुक्त प्रणाली का जन्म। विकल्प ए 1, 3 और 4। बी 1, 2 और 5। सी 2, 3 और 5। डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न 34। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? विकल्प ए 4थे संशोधन अधिनियम में। बी 7वें संशोधन अधिनियम में। सी 11वें संशोधन अधिनियम में। डी 24वें संशोधन अधिनियम में। सही उत्तर है विकल्प बी 7वें संशोधन अधिनियम में। प्रश्न 35। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है? विकल्प ए सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। बी मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री। सी केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। डी केवल कैबिनेट मंत्री। सही उत्तर है विकल्प ए सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। प्रश्न 36। राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति 1. राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। 2. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। 3. उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। 4. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार में रहेंगी। उपर्युक्त में से सही कथन है। विकल्प ए 1 और 2। बी 2 और 3। सी 3 और 4। डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 3 और 4। पृष्ठ 9.30। 37। मुख्य सचिव पद के लिए अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए कैबिनेट मंत्री। बी राज्यपाल। सी मुख्यमंत्री। डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है विकल्प सी मुख्यमंत्री। प्रश्न 38। राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है? विकल्प ए गृह विभाग। बी वित्त विभाग। सी सामान्य प्रशासन विभाग। डी कार्मिक विभाग। सही उत्तर है विकल्प सी सामान्य प्रशासन विभाग। प्रश्न 39। राज्य प्रशासन में निदेशालय किस श्रेणी में आते हैं? विकल्प ए नीति निरूपक एजेंसी। बी संवैधानिक एजेंसी। सी सांविधिक एजेंसी। डी कार्यकारी एजेंसी। सही उत्तर है विकल्प डी कार्यकारी एजेंसी। प्रश्न 40। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1. इन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। 2. राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। 3. ये राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ सहयोजित है। 4. अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के सत्रावसान के समय ही जारी किया जा सकता है, न कि राज्य विधान परिषद के सत्रावसान के समय। 5. राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी वापस नहीं किया जा सकता है। विकल्प ए 2, 3 और 4। बी 1, 3 और 5। सी 1, 2 और 3। डी 2, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। प्रश्न 41। मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्रीय स्तर पर हुई है। 2. दोनों पदों की शक्तियां और कार्य समान हैं। 3. दोनों पदधारी अपने अपने मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं। 4. कैबिनेट सचिव पद की उत्पत्ति केंद्र स्तर पर तथा मुख्य सचिव पद की उत्पत्ति राज्य स्तर पर हुई थी। 5. दोनों की शक्तियां और कार्य असमान हैं। विकल्प हैं ए 1, 2 और 3। बी 2, 3 और 4। सी
3, 4 और 5, डी 1, 3 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 3 और 5। प्रश्न 42। राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस पदनाम से पुकारा जाता है? विकल्प ए सचिव, बी रजिस्ट्रार, सी आयुक्त, डी निदेशक। सही उत्तर है विकल्प डी निदेशक। प्रश्न 43। फ्रांस के प्रीफेक्ट पद के समकक्ष भारत में कौन सा पद है? विकल्प ए मुख्य सचिव, बी संभागीय आयुक्त, सी खंड विकास अधिकारी, डी जिलाधीश। सही उत्तर है विकल्प डी जिलाधीश। प्रश्न 44। पंचायती राज प्रणाली निम्न में से किस विषय से संबद्ध है? ए स्थानीय शासन, बी स्थानीय प्रशासन, सी स्थानीय स्वशासन, डी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। सही उत्तर है विकल्प डी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। प्रश्न 45। केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? 1. इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत हुई थी। 2. इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा हुई थी। 3. ये नगर निकाय प्रशासन से संबंधित परामर्शी निकाय है। 4. इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हुई थी। 5. इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत हुई थी। उपर्युक्त में से सही कथन है विकल्प ए 3, 4 और 5, बी 2 और 5, सी 1 और 4, डी 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 2। पृष्ठ 9.31। प्रश्न 46। मुख्य सचिव के कार्यों में निम्न में से कौन से कार्य शामिल हैं? 1. राज्य मंत्रिपरिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। 2. मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्य करना। 3. मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करना। 4. राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करना। 5. राज्य के कैबिनेट मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करना। विकल्प ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 5, सी 3 और 5, डी 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 3 और 5। प्रश्न 47। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिलाधीश के प्रभुत्व में कमी लाने के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? 1. पुलिस राज्य की जगह कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 2. विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना। 3. आईसीएस की जगह आईएएस लाया जाना। 4. लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ना। 5. एकात्मक राज्य की जगह संघीय राज्य स्थापित होना। विकल्प ए 1, 3 और 5, बी 2, 3 और 4, सी 3 और 5, डी केवल 5। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 5, एकात्मक राज्य की जगह संघीय राज्य स्थापित होना। प्रश्न 48। छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. नगर निकाय प्रशासन की ये प्रणाली हमारे देश में ब्रिटिश विरासत है। 2. इनकी स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर की गई है। 3. इन पर रक्षा मंत्रालय का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण है। 4. इनमें केवल चुने हुए सदस्य ही होते हैं। 5. बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। विकल्प ए 1, 3 और 5, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 3, डी 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 3। प्रश्न 49। निम्न में से किसकी अनुशंसा पर वर्ष 1973 में राज्य के मुख्य सचिव पद को भारत सरकार में सचिव पद के समकक्ष लाया गया था? विकल्प ए विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सुधार आयोग, बी पीएच एप्पलबी रिपोर्ट, सी संथानम समिति रिपोर्ट, डी केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग। सही उत्तर है विकल्प डी केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग।